तो ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्या क्या अरविंद जी मैं सही कह रहा हूं? प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, मैं आपको बता दूं कि सीनियर प्रोफेसर के साथ साथ अरविंद सिंह तेजावत जो है वो मिडिल ईस्ट के एक माहिर के तौर पे, क्योंकि आपने कई बार इन्हें सुना है और बहुत ही संजीदा गुफ्तगू करते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि वो खास तौर से ये जो बेन गुरियन कैनाल और ये जो गजा पट्टी और ये जो रेड सी और ये जो रेड सी के अलावा जिसका मैंने जिक्र किया था खास तौर से कि दोनों जो है वो मिलती हैं जा करके रेड सी और मेडिटेरियन जो सी है वो जा करके मिलती है। तो क्या अरविंद जी क्या लग रहा है आपको कि ये प्रोजेक्ट जो है कितना है, मैं क्या क्या इसके बारे में कहेंगे? मुमताज साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और इसके जो मूल में जो वजह है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक रीजन ही है। और जो प्रोजेक्ट की आप जो बात कर रहे हैं वो तो एकदम बिल्कुल सामने है। आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है कि वो कैसे इजराइल के जरिए एक वो अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो स्वेज कैनाल है उस पर पूरा इजिप्ट का दबदबा है वहां पे, तो वहां उनको लगता है कि फ्यूचर ट्रेड के लिए वो जगह उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए एक वो अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था और उसके बाद में वहां पे तबाही मचाई वहां पे एक जो पूरा का पूरा इतना जो बरसों से एक जो इतना बेहतरीन जो सिविलाइजेशन एक कंट्री ने अपना कल्चर जो डेवलप किया था, आपने उसको तबाह कर दिया और उसको दर दर की ठोकरे, गरीबी, भूखमरी और उसके बाद में लड़ाई के बाद में जो महामारी फैलती है, उस हालत में आपने एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री को आप ले आए। और उसके बाद में उनका मकसद क्या था? उनका मकसद वही था पेट्रोलियम। और वो पेट्रोलियम इसलिए चाहिए था ताकि वहां से वो पेट्रोल ला के उनके सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो वहां लॉस एंजल्स, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क वगैरह पे इनके जो कैसीनो वगैरह या जहां धन की बर्बादी होती है, जहां पूरी भौतिकता अपने चरम पर है, वहां पे ये लोग उस पूरे रुपयों का, रिसोर्सेज का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो इराक की लड़ाई के पीछे मकसद क्या था हमें ये पता है। ईरान पर इतने दिन से अमेरिका इसलिए अटैक नहीं कर पाया क्योंकि ईरान ने अपनी जो ताकत थी वह धीरे धीरे उसमें इजाफा किया। जैसे ही उसमें वक्त मिला तो अमेरिका सीधा सीधा उससे लड़ना नहीं चाह रहा था और इराक के हश्र के बाद में वह यह सब चीजें देख रहा था। और आप ये भी देखिए मुमताज साहब कि जो ये नेटो कंट्रीज हैं या अमेरिका और उसके जो दोस्त लोग हैं वो वहां पे ज्यादा अटैक कर रहे हैं जहां वो देख रहे हैं कि यहाँ कमजोर हैं लोग। तो जहां कमजोर है वहीं पे इनके जो आक्रमण होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, क्या है वो आगे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा साफ होगा। बाकी जिस कारण से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, न तो वो कारण खत्म हो पाया है, न जो बंदी बनाए थे वो न आज तक कभी मुक्त हो पाए हैं, फिर भी वह लगातार लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वह जो ईरान के चैलेंज है उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं और उसके लिए वह मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि ईरान को बर्बाद करना उतना आसान नहीं है जितना कि ये लोग सोचते हैं। भले ही वो फौजी ताकत में काफी फर्क है, दोनों के टेक्नोलॉजिकल जो है उसमें सब हमें मालूम है कि बहुत सारी चीजों में इसराइल काफी आगे है ईरान से उस मुकाबले में देखें, पर फिर भी वह इतना कमजोर भी नहीं है जितना कि वह जैसे कि वह हमास पे लड़ाई के समय या हिजबुल्लाह पे जो लड़ाई के समय वह साबित हुए हैं। तो ये सारी चीजें इसके जो मूल में है, उसके मूल में एक ही कारण है जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, और वो है केवल फायदा, फायदा और फायदा ही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मुमताज साहब कि और कोई तीसरा कारण हो सकता है। सिंह तेजावत जी, जो बात हमारे फजील साहब कह रहे थे जिस तरह से कि लंका ये जलवाल जब तक नहीं लेगा तब तक ये मानेगा नहीं, एक तरफ प्रोजेक्ट की लालच, जैसे मेरा तो जहन ही नहीं गया, ये भी एक बात है कि इसको हाईलाइट करो ताकि लगे कि साहब अभी मामला खत्म नहीं हुआ है,
अभी हम पे पैसा खर्च करो, अभी हम पे पैसा खर्च करो। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मुलाकात मेरी बाकायदा, जो 100 करोड़ 200 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते। और जब पूछो क्या है तो कह रहे मणि तलाश कर रहे हैं, मणि, सांप की मणि मिल जाएगी जिस दिन ना, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। और मेरा अभी शिमला में प्रोजेक्ट चल रहा है मणि तलाश करने का, सांप के, वह इस तरीके से, इस तरह से, या वहां तो इस तरह हो सकता है कि ये हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बात फजील साहब ने कही है, क्योंकि क्या आपको लग रहा है ये इतना आसान है? क्योंकि हमास अभी खत्म नहीं हुआ, आप देखिए आज भी उसने कितना जबरदस्त वहां से अटैक किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह जिसको कह रहे थे साहब ने तबाह कर दिया 95%, अब उनके तीसरे सेक्रेटरी जनरल का वहां पे वो आ गए, तीसरे सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली, और जिम्मेदारी संभालते ही बहुत बड़ा अटैक किया है, और अटैक जारी है अभी। अभी जब हम आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो इजराइल पे अटैक जारी है। फिर तीसरी चीज जो बात कही है फजील साहब ने, हौती की, अभी आप देखिए वो तो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हौती रेड सी को रोके पड़ा हुआ है, किसी में हैसियत नहीं है कि कोई हौती को हटा दे वहां से, और उसका टारगेट इतना है, बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं जो तिल अबीब तक पहुंच रही। तो और इराक ने भी अटैक शुरू कर दिया, आज इजराइल पे इराक ने अटैक किया, और ईरान जो है वो तो आई है, वो तो सब देख ही रहे। अब सवाल ये है कि जब इतने टारगेट्स हैं तो क्या अरविंद जी लग रहा है कि ये जो कैनाल बनाने की बेन गुरियन का इनका जो प्रोजेक्ट है कि जिसमें पैसा लगा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, हम लोग कोई जाके देखा तो है प्रोजेक्ट, इसमें दो राय नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बफर जोन बनाना है, बेन गुरियन कैनाल बनाना है, ये इनका बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। क्या आपको लग रहा है कि इस पे ये कामयाब हो सकते हैं? मुमताज साहब, ये सारा जितना डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो तभी कामयाब हो सकती है जबकि शांति हो। अगर उस पूरे एरिया में शांति ना हो तो डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं सकता है। और जब 1947 में जब यहाँ से जो ब्रिटेन है वो अपना सब कुछ समेट के जब वापस चला गया था भारत से, तो इसके मूल में या जितने भी जो उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, वहां से जब ये वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं वो अपना सब कुछ तामझाम समेट के वापस लौटे हैं, तो इसके पीछे यही वजह थी कि जब उन्हें लगा कि अब यहाँ शांति से काम नहीं किया जा सकता और उनको शांति से लूटा नहीं जा सकता है, तब वो अपना सब कुछ तामझाम समेट के लौटे हैं। और यही हालत यहाँ पर भी होने वाली है, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं कि सबको दबा के, सबको दमन करके, सबका वो मार करके वो अपना वो आगे कुछ कारोबार कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा है। और आपने और सभी ने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया है कि क्या है इसके पीछे मकसद, कैसे है, और जो वहां पे हुतीज का जो प्रेजेंस है वह वहां उनको कैसे भी एकदम फ्री एक्सेस देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बताती है कि अब जो लड़ाई है वह तेज होने वाली है। पर क्योंकि ये अपनी आखिरी सांस तक ये कोशिश करते रहेंगे कि ये अच्छा, एक बीच में यह भी है कि इजराइल ने जो साउथ लेबनान में ये कम से कम 10 इयर्स पहले की बात है, साउथ लेबनान में यह कहा था कि हम आपको फाइनेंशियल कुछ हेल्प करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो जिसके लिए हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से इनकार कर लिया था और उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई मदद नहीं लेंगे, हमारी आपसे लंबी लड़ाई है। और देख रहे हैं कि पता नहीं ये जो सारी चीजें हुई है या बंदी बनाया है, केवल उन्होंने एक उस घटना का इस्तेमाल करके इतना बड़ा तांडव जो मचाया है, इसके पीछे मकसद तो कुछ और ही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ मुमताज साहब। जी मुमताज साहब। तेजाब साहब, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं खास तौर से कि जिस तरह से इजराइल के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो रही, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर की बात नहीं हो पाती है, भले ही प्रोजेक्ट हो उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हो, वो एक अलग चीज है, लगते हैं पैसे, लेकिन अवामी प्रेशर भी एक चीज होती है, जिंदगी भी तो कोई चीज है।
इजराइल के लोगों की, क्योंकि वो कब तक टनल में रहेंगे, कब तक जो है वो सायरन सुन करके उसकी आवाज जो है वो जा करके छिपेंगे, कब तक ऐसी। और खास तौर से कल जो मैंने रिपोर्ट दी अरविंद जी कि अब तो संसद भी, वहां की पार्लियामेंट जो है इजराइल, वो सेफ नहीं है। एक मीटिंग में इरना ने, जो इजराइल का न्यूज चैनल है 11, उसके हवाले से कहा कि एक मीटिंग में ये बात खुद जो है वो नेतन्याहू कर रहे थे कि मान लीजिए संसद पर अगर हमला हो गया तो हम लोग कैसे बचेंगे, कहां जाएंगे, तो वो चीज तलाश कीजिए। अब आप सोचिए, जबकि ये पहले ही इन्होंने कह दिया कि जो कैबिनेट है वो हम वहां मीटिंग नहीं करेंगे, मतलब पीएमओ में मीटिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर था वहां मीटिंग कैबिनेट में काम नहीं करेंगे। अब ये कहां करेंगे नहीं बता रहे। अब जब इन्हें इतना डर है और हम तक ये खबर पहुंच गई, तो क्या इजराइल के लोगों तक नहीं पहुंचेगी? तो अंदर की जो सिचुएशन है उसको कैसे इजराइल संभालेगा, कब तक संभाल सकता है अरविंद जी? और दरअसल इसके सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा, जो खासकर इजराइल और अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है मुमताज साहब। वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है, जो कि एक मॉडर्न ईरा में जो उन्होंने जैसी कैसी भी जो डेमोक्रेसी है वह उन्होंने इजाद की है। हालांकि ईरान अपने आप को सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट बताता है, पर इजराइल और जो अमेरिका है वो एक अलग तरीके के डेमोक्रेटिक सेटअप में है। अब वहां पर क्या होता है कि वो सिस्टम तभी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है जब वहां की आवाम काफी पढ़ी लिखी हो, और यही मामला अमेरिका में भी है और यही इजराइल में भी है। अब वहां की जो आम आवाम है वह नहीं चाहती है कि लड़ाई हो, पर फिर भी वो लोग लड़ाइयां और ये सारा पूरा दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो इसका मूल जो वजह है, इसका जो बुनियादी कारण है वो ये है कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो जितनी भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो खासकर इन कंट्रीज में है, वहां पे एक बहुत बड़ा जो चंदा है, पैसा है, वो वहां के कॉर्पोरेट से आता है, वहां के बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं वहां से वो पैसा आता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिससे ये इलेक्शन लड़ सके, ये कैंपेन कर सके। तो अब वो जो सारा पैसा आ रहा है उसके बदले में वो कीमत तो मांगेंगे। इराक पे जो इतनी बड़ी लड़ाई होती थी और यह तो यह जाहिर है कि जो इराक में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, तो काफी बड़े बड़े जो वहां के औद्योगिक घराने थे उन्होंने, और पूरा जो तेल निकालने का जो पूरा ठेका वगैरह सब दिया गया तो वो उन्हीं को दिया गया था। तो ऐसे में उन लोगों को भी खुश करना है, वहां की आम आवाम ये सब नहीं चाहती है कि ये लड़ाई हो। तो जब भी वहां पे अमेरिका में ये इलेक्शन का माहौल है तब वो लड़ाई को वो उसकी वो करते हैं, उसके वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ताकि वहां की जो शिक्षित जो जनता है वो तो उससे वो सेटिस्फाई हो जाए। पर दूसरी तरफ उनको उनसे चंदा भी चाहिए, तो चंदा लेने के लिए वो उनके फायदे के लिए करेंगे, ये करते रहेंगे और फिर वो लड़ाई थोपते हैं। दूसरा ये कि जो जितने भी जो ये इंडस्ट्रीज हैं वहां ऐसा नहीं है कि हथियार बनाना या जो सारी ये टेक्नोलॉजी है वह खुद है, वो वहां पे बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं। तो वो प्राइवेट पार्टनर्स भी चाहेंगे कि इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इतना जो सारे वेपन्स बनाने में, इतना सारा टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट में हमने पैसा खर्च किया है वह वापस मिलना भी चाहिए। तो वो सब कहाँ होगा? पैसा वहां के लोगों का लग रहा है, मर कोई और रहा है, और इसका फायदा किसी तीसरे आदमी को हो रहा है। तो ये जो इतना सब कुछ जो वहां बॉम्बार्डमेंट वगैरह ये सब हो रहा है, तो इसको कोई ना कोई कंपनियां तो बना रही होगी ना। तो वो जो उनको फायदा होने के लिए ये कई बार ये प्लान तरीके से ये थोपे भी जाते हैं मुमताज साहब।